आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट का एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सेट 2024 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम राजस्थान जी के, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल देखिए, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, अलगोजा, झांझ, कमाईचा, सुरनाई। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ का लोकप्रिय है? ये शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें चार लोग जो होते हैं दोस्तों, वो दो पंक्तियों में भाग लेके इस नृत्य को करते हैं। इसमें फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। लोकनाट्य चार वेद आपका टोंक जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में किया जाता है दोस्तों? तो पश्तो भाषा में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चार वेद जो है दोस्तों, ये आपका मूलतः कहाँ का था? तो मूलतः ये अफगानिस्तान का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध कलाकार इसके करीम खां हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक किस शासक के समय लोकप्रिय हुआ था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैजुल्ला खां के समय ये लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय ये लोकप्रिय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध कलाकार करीम खां हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, संक्रिया नृत्य, गीदड़ नृत्य, मांदल नृत्य। तो दोस्तों युगल नृत्य आपका संक्रिया नृत्य हो जाएगा, जो कि आपका कालबेलिया जाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया जाति के चार नृत्य आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। एक तो आपका संक्रिया हो जाएगा, एक आपका इंडोनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक आपका बागड़िया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पनिहारी हो जाएगा। ठीक है, ये चार नृत्य है कालबेलिया से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। संक्रिया, इंडोनी, बागड़िया और पनिहारी। ठीक है, चरी नृत्य जो है ये गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है, और इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? इसकी प्रसिद्ध कलाकार फल्गुबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। मांदल नृत्य जो है ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और गीदड़ नृत्य जो है दोस्तों, ये आपका शेखावटी क्षेत्र का ही लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला सही सुमेलित नहीं है? राज सिंह नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, सावन सिंह किशनगढ़। तो दोस्तों सावन सिंह किशनगढ़ सही दिया गया है। अनूप सिंह बीकानेर ये भी सही दिया गया है, और राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर विजय सिंह देवगढ़ दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जवाई, बांडी, गुइया, सूकड़ी। तो दोस्तों इनको क्रम से जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी दोस्तों गुइया आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी बांडी आ जाएगी दोस्तों, फिर आपकी सूकड़ी आ जाएगी, फिर आपकी जमाई आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी 4 आ जाएगी, फिर आपकी 2 आ जाएगी, फिर आपकी 3 सूकड़ी आ जाएगी, फिर जमाई आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो लूनी नदी का उद्गम दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ठीक है, और बालोतरा में इसका पानी खारा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बालोतरा में इसका पानी खारा हो जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? राजस्थान के अंदर किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? खेजड़ी, पलास, धोकड़ा, महुआ। तो दोस्तों पलास जो है इसे जंगल की आग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पलास का पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों दजिया और चिमाता के बारे में पूछा गया है। गरासिया, सहरिया, भील, मीणा। दजिया और चिमाता राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाती है दोस्तों। कहाँ पर की जाती है? मैदानी भागों में की जाती है। और चिमाता जो है ये आपकी पहाड़ी भागों में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे आप? मैदानी में द आ रहा है दोस्तों, और दजिया में भी द आ रहा है। ठीक है, तो दजिया मैदानी और चिमाता आपकी पहाड़ी में हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? भाकर पूर्वी सिरोही सही है दोस्तों। गिरवा उदयपुर ये भी सही है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में विस्तृत है, ये भी सही है। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद गलत दिया गया है दोस्तों। रामगढ़ पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? 12 में हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है दोस्तों? खेरी बकरी दिया गया है दोस्तों, जो कि गलत है। खेरी आपकी किसकी हो जाएगी? भेड़ की नस्ल हो जाएगी। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी जोधपुर और नागौर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
सोनारी भेड़ की नस्ल आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़ में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सांचौरी गाय की नस्ल हो जाएगी, जो कि आपकी जालोर सांचौर की हो जाएगी, ठीक है। और मेहसाना भैंस की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ आपके संत दिए गए हैं, एक तरफ आपके संप्रदाय दिए गए हैं, ठीक है। रामानुज संत, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों निम्बार्क का संबंध किससे हो जाएगा? निम्बार्क का संबंध आपका देवता देश से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देवता देश का संबंध निम्बार्क से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों देववाद का संबंध किससे हो जाएगा, तो देववाद का संबंध माधवाचार्य से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वल्लभाचार्य का संबंध जो है ये आपका शुद्धा देश से हो जाएगा, ठीक है। और रामानुज का संबंध आपका विशिष्टा देश से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ आपके पशु मेले दिए गए हैं और एक तरफ आपका स्थान दिया गया है। वीर तेजाजी पशु मेला आपका कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला आपका भरतपुर में हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला आपका कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो झालरापाटन में लगता है। और गोमती सागर पशु मेला भी आपका झालरापाटन में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला आपका तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1954, 1958, 1956। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों RSRTC की स्थापना कब हुई थी, तो RSRTC की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 1964 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर 1964 में। आगे देखिए, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, तो ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और मत्स्य संघ को दोस्तों 15 मई 1949 को वरत राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो ये शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपकी फजल अली समिति हो जाएगी, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही से है, ये आपको ध्यान रखना है, हातल गाँव से। हातल गाँव में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गुरुमुख निहाल सिंह आपके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ग्रेसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? अहिरवाटी, डिंगल, वागड़ी, निम्बाड़ी। तो दोस्तों ग्रेसन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा जो है ये वागड़ी को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्बाड़ी जो है दोस्तों ये आपकी मालवी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? कोटा में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामचंद्र, जयदयाल मेहराब खां, हीरालाल हीराचंद, रावत जोत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल और मेहराब खां। कोटा के अंदर क्रांति दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्रांति का दमन किसने किया था? तो क्रांति का दमन रोबर्टस के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब किया गया था? 1858 में किया गया था, ठीक है, मार्च 1858 में। और दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां को फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी 1860 में दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, मेव आंदोलन, जनजाति आंदोलन। विजय सिंह पथिक आपकी किसान आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण में इन्होंने भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें भूप सिंह के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म यूपी में हुआ था, ठीक है। राजस्थान केसरी जो है दोस्तों, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है इसका संबंध किससे? विजय सिंह पथिक से है, जो कि वर्धा से प्रकाशित किया जाता था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नवीन राजस्थान जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी आपका विजय सिंह पथिक से है और इसका प्रकाशन अजमेर से किया जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ आपकी गंगानगर में चलती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, सिफ, थली, पैराबोलिक। तो दोस्तों बरखान, सिप, पैराबोलिक ये आपके बालू का स्तूप के प्रकार है। थली जो है ये बोली का प्रकार है दोस्तों, ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बरखान में दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका अनुदैर्ध्य होता है दोस्तों जो कि समानांतर चलता है, और एक आपका अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। तो दोस्तों सिप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो सिप आपका एक अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों किशोरी देवी, उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, रमा देवी।
शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कटरातल सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसका नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर उत्तमा देवी जी ने भाषण दिया था, ये आपको ध्यान रखना। अब आप लोग मुझे एक सवाल का आंसर कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों, किशोरी देवी जी के पति का नाम क्या था दोस्तों? इनके पति का नाम क्या था, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है, तो उद्योग विभाग का नया नाम क्या रख दिया है दोस्तों? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर की स्थापना दोस्तों अजय राज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1113 ईस्वी में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजय राज के बारे में कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसे जाता है? तो पृथ्वी को चांदी की मुद्रा से भर देने का श्रेय जो है ये अजय राज को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी रानी सोमलवती के नाम के चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? 12, 18, 21 और 24। तो दोस्तों राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, और इसमें अगर आपका शहरी लिंगानुपात आप देखोगे तो ये 914 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शहरी लिंगानुपात जो 914 है दोस्तों, ये आपका 2001 में कितना था? 2001 में जो दोस्तों ये आपका कितना था? ये आपका 890 था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 24 की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय दोस्तों नसीराबाद, देवली, जहाजपुर, ब्यावर, तो ये ब्यावर में था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? जोधपुर, नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़। कमला और इलायची नाथद्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, चतुर्भुज या फिर नारायण, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी जो है ये नाथद्वारा चित्रशैली से, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाथद्वारा चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे चतुर्भुज और नारायण। आगे देखिए, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो दोस्तों मिर्जाई, दुतई और डगला जो है ये अग्रंगी के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्रंगी क्या होती है दोस्तों? शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसे अग्रंगी कहा जाता है, जिसके प्रकार है मिर्जाई, दुतई और डगला। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो दोस्तों डीग गोलीकांड जो हुआ था आपका ये 1985 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, इनके बीच में मुठभेड़ हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मान सिंह करके एक नेता थे, उनको गोली लग गई थी और वो मर गए थे। ठीक है, तो इसीलिए शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा 23 फरवरी 1985 को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। ठीक है, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? करौली, डीग, शाहबाद, बयाना। विजय मंदिर किला आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका बयाना में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेटकॉफ, कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी के आसपास जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों ये आपका जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन देखने दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर गलत है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, यह कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, यह कथन भी सही है दोस्तों। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना व उनकी जांच करना है, यह कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कांता खथुरिया थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। तो लोकायुक्त जो है वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान है। लोकायुक्त पद का सृजन दोस्तों 1973 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? प्रथम अध्यक्ष आई.डी. दुआ थे। ठीक है, आई.डी. दुआ इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष प्रताप कृष्ण लोहरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा भी वर्तमान अध्यक्ष है। आगे देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो दोस्तों गणेश मेला जो है ये आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रणथंभौर के अंदर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी दोस्तों ऐसी चतुर्थी है
जो कि आपके शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। बाकी जितनी भी चतुर्थी है दोस्तों वो आपकी कृष्ण पक्ष में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकमात्र चतुर्थी है गणेश चतुर्थी जो आपकी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। आगे देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों डूंगरपुर जिले में स्थित है। और अगर आपसे सोम कागदर पूछी जाए दोस्तों, क्या सोम कागदर अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, सोम कागदर, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों रामसर आर्द्र भूमि सूची में किसे शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, फोय सागर, सांबर। तो सांबर को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? तो इसे 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों केवलादेव को कब किया गया था? केवलादेव को ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका 1985 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में किया गया, जंतर मंतर को 2010 में किया गया, 6 पहाड़ी किलों को 2013 में किया गया और जयपुर प्रकटे को दोस्तों 2019 में शामिल किया गया रामसर साइट में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, अंतःस्थलीय जलोस्तरण क्षेत्र, जवार सागर बांध, कोटा बैराज। तो दोस्तों लवणीयता, क्षारीयता और जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो दोस्तों चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवार सागर। तो दोस्तों एक कोटा बैराज जो है यहां पर सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2001 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है 266.49 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? पूर्व तामपत्र 1536, चोगली तामपत्र 1483, खेरोदा तामपत्र 1437, आहड़ तामपत्र 1206। तो दोस्तों लाख बागों का जो उल्लेख है ये आपका चोगली तामपत्र 1483 में प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व तामपत्र जो है दोस्तों इसमें आपकी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के प्रमाण किसमें प्राप्त होते हैं? पूर्व तामपत्र में, ठीक है। और केरोदा तामपत्र जो है दोस्तों ये आपके कुंभा के काल का है, ये आपको ध्यान रखना है, कुंभा के काल का है। और आहड़ तामपत्र जो है दोस्तों इसमें गुजरात के सोलंकी, दोस्तों गुजरात के सोलंकी भीमदेव द्वितीय का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मांड सही दिया गया है दोस्तों, प्रतापगढ़ कांटल ये भी सही दिया गया है, झालावाड़ टोंक मालवा प्रदेश ये भी सही दिया गया है, उदयपुर मेवल दिया गया है दोस्तों, ये गलत है। मेवल आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेवल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व स्वरूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, सारनेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व स्वरूप का उल्लेख हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया अभिलेख जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक गुणभद्र हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों तेदड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तेदड़ आभूषण दोस्तों पैरों में पहना जाता है, स्त्रियों के पैरों में, ये आपको ध्यान रखना है। पैरों के आभूषण में आपको बता देता हूँ दोस्तों, आंवला जो है ये आपका पैरों में पहना जाता है, हिरना मोचन भी आपका पैरों में पहना जाता है दोस्तों, नुपुर आपका पैरों में पहना जाता है, और अगर आपका दोस्तों नेवरी आ जाए या नेवर आ जाए ये आपका भी पैरों में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मायाड्रो हेला रचना किसकी है? मायाड्रो हेला रचना कन्हैयालाल सेठे की है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा दोस्तों शब्द भी लिखी गई है, ठीक है, पातल और पीतल लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा कूट सुमेलित है? हमीर काव्य जयचंद-सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, राधा वल्लभ मंडन गुण रूपक वीरभान। तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित पूछा गया है तो राधा वल्लभ मंडन के द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हमीर महाकाव्य जो है ये आपका नयन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज विजय आपकी जयानक के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र बरदाई के द्वारा आपकी पृथ्वीराज रासो लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध था। तो दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किससे? शेखावटी ब्रिगेड से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, रघुवीर सिंह,
जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है ये 1942 में हुआ था। ये हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया गया था दोस्तों कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। बट जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्य ऐसे थे जिनको भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना था, तो उन्होंने अपना अलग से आज़ाद मोर्चा बना लिया था, ठीक है। तो बाबा हरिचंद ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था 1942 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आज़ाद मोर्चा जो है इसको 1945 में जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, बचुंडला, मानसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीरों का स्मारक स्तंभ जो है ये आपका बचुंडला प्रतापगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बचुंडला कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भरत सूप हुरम जी आरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों भरत सूप हुरम जी जो है ये आपकी कढ़ाई वो पेचवर्क से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1888 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1888 में की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा, जगपुरा, राजमहल, कालागुमान। अच्छा सवाल है दोस्तों। हीरे की खान जो है ये आपकी केसरपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 1893 में इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है रामकृष्ण मिशन जो था उसके स्वामी के रूप में अंतिम समय किसने व्यतीत किया था? तो ये आपके जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बंबई में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दूसरा अधिवेशन इसका कलकत्ता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ। तीसरा अधिवेशन दोस्तों इसका मद्रास में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बंबई अधिवेशन जो हुआ था ये 1885 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन दूसरा आपका 1886 में हुआ था दोस्तों। मद्रास 1887 में हुआ था। और आपका इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था चौथा अधिवेशन ये आपका 1888 में हुआ था, ठीक है। बंबई अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो थी ये WC बनर्जी के द्वारा की गई थी, व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एओ हुम थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, रोलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से था क्या? तो दोस्तों इसमें राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 क्या था मैं आपको बता दूं। रोलेट एक्ट में ऐसा था, अगर किसी के ऊपर आपको शक है कि इसने कोई जुर्म किया है तो शक के आधार पर उसको 2 साल की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, केरल। जलियांवाला बाग कांड आपका पंजाब में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था दोस्तों ये? तो ये अप्रैल 1919 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्रैल 1919 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आध्यात्मिक गुरु जो थे ये किसको मानते थे? तो ये आध्यात्मिक गुरु जो है ये आपके टोलस रॉय को मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है, टोलस रॉय, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। टोलस रॉय को मानते थे आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। आगे देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चोरी चोरा की घटना जो हुई थी ये आपकी 1922 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पूना समझौता 1932 पर
के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे पूना एक्ट कहा गया है। इसे पूना एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय गांधी जी पूना जेल में बंद थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधित्व भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, सार्जेंट मिशन। तो दोस्तों ये आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1942 का था। ठीक है, साइमन मिशन आपका 1927 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कैबिनेट मिशन आपका 1946 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था? तो दोस्तों जय जवान और जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था 1965 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जय जवान और जय किसान का जो नारा है उसमें जय विज्ञान किसने ऐड किया था? जय विज्ञान, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐड किया था जय विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या प्रधान मध्य रेखा? तो दोस्तों भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा नीचे है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर में कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा हो जाएगी। भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार कौन सी नदी कट करती है? तो इसको कांगो या जायरे नदी कट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी कट करती है दोस्तों? मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी कट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी कट करती है दोस्तों? तो इसको माही नदी कट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, यह कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्यन, सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली। तो माउंट आबू जो है ये अरावली पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला जो है दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अनसुपा झील में स्थित है ओडिशा, असम, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों अनसुपा झील जो है और एक आपकी चिल्का झील, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चिनाब, ब्यास, गोमती, रावी। तो दोस्तों यहाँ पर गोमती जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रावी, व्यास और चिनाब जो है ये आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? रबी, खरीफ, ठंड, जायद। तो दोस्तों ये खरीफ के दौरान की जाती है, आपको ध्यान रखना है। कपास जो है ये खरीफ की फसल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। तो दोस्तों दामोदर घाटी जो है ये कोयला भंडार में सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। और दामोदर घाटी जो है दोस्तों, इसमें भी आपको रानीगंज ध्यान रखना है। रानीगंज जो है ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये कोयला के लिए फेमस है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है? तो दोस्तों भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है यह आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ठीक है, आगे देखिए, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माथेरान जो है यह आपका बम्बई के अंदर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये आपकी दिबांग की सहायक नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, और दिबांग किसकी सहायक नदी है? दिबांग आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अही, एमरा और आवा, मथुन, तलोन ये आपकी दिबांग की सहायक हो जाएगी, और दिबांग किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों समता के अधिकार से 14 से लेकर 18 तक संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14। ठीक है, और अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो अस्पृश्यता के बारे में जो दिया गया है वो आपके अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो दोस्तों 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान अनुच्छेद 19 में की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ये आदि स्वतंत्रताएं शामिल है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो दोस्तों 13 दिनों का कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1996 में ये प्रधानमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल 13 दिनों का था। उसके बाद ये 1998 से 1999 में बने। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1999 से दोस्तों 2004 तक प्रधानमंत्री रहे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 3 बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी होता है? कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, विधायिका न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे, उत्तरदायित्व का अभाव, न्यायाधीश बिना भय के अपना कार्य कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों पुदुचेरी जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे 14वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 14वां संवैधानिक संशोधन, आगे ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे अनियमित परावर्तन, पार्श्वीय व्युत्क्रम, बहुपरावर्तन, नियमित परावर्तन, इसे दोस्तों पार्श्वीय व्युत्क्रम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 = होता है दोस्तों F-32/9, ये फॉर्मूला है, इससे हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 54 आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर C1 - C2 दिया गया है दोस्तों, C1 - C2 30 डिग्री दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमको F1 - F2 निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? F1 - F2। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर F हम निकालें यहाँ से तो F क्या हो जाएगा? यहाँ से F हो जाएगा आपको 9C/5 + 32। अब इसको अगर F1 मान लें हम तो ये 9C1 हो जाएगा, अगर F2 मानेंगे तो 9C2 हो जाएगा। तो F1 - F2 करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा? 9/5 C1 - C2। C1 - C2 कितना दिया गया है? 9/5 और 30 दिया गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिए। यहाँ पर सही खाद्य श्रृंखला को पहचानना है दोस्तों, घास, खरगोश, लोमड़ी। ठीक है, यानी पहले शाकाहारी था फिर मांसाहारी की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगी? आपकी चारण खाद्य श्रृंखला हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में राज्य में शुरू किया गया था, तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1984 में बनाया गया था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? मानव शरीर के सैनिक कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? इओसिनोफिल्स, WBC, RBC और एक आपकी हो जाएगी बेसोफिल्स। तो दोस्तों यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC जो है ये मानव शरीर की सैनिक कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए रक्त का द्रव घटक कौन सा है? रक्त का द्रव घटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्लेटलेट्स,
WBC, RBC या फिर प्लाज्मा। तो दोस्तों रक्त के अंदर 55% जो होता है ये लगभग प्लाज्मा पाया जाता है और 55% के अंदर दोस्तों 90% जो होता है वो वाटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जल होता है। यानी कि रक्त का ध्रुव घटक कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों संक्रमण रोकने में कौन सा विटामिन मदद करेगा, तो ये विटामिन सी मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से आपका रैकेटस रोग होता है। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रेटिनोल रतौंधी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। आगे देखिए, एड्स के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों एड्स के निदान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टाइफाइड के लिए कौन सा किया जाता है दोस्तों, विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे देखिए, टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है, निवेश, बचत, उपयोग, आय वितरण। तो दोस्तों टपकन सिद्धांत जो है ये किसको नज़रअंदाज करता है, ये निवेश को नज़रअंदाज करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आरंभ हुई थी। तो दोस्तों भारत के अंदर मुद्रा की दशमलव प्रणाली जो है ये आपकी 1957 में आरंभ हुई थी। उस समय 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है। खुला बाजार ऑपरेशन जो है ये वित्तीय नीति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है दोस्तों ये राजकोषीय घाटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा या संचरित किया जाने वाला डेटा कहलाता है। तो दोस्तों ये इनपुट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्परस्काई, लाइनक्स, अवास्ट, नॉर्टन। तो दोस्तों यहाँ पर लाइनक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, एडोब एक्रोबेट रीडर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड का यूज़ जो है ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू विंडो जो है ये आपकी Ctrl+F2 प्रदर्शित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि छोटी सी दिखाई देती है वो Ctrl+F2 से देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ से हिंदी के सवाल हम देखेंगे दोस्तों। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अत्यल्प का सही संधि विच्छेद अति प्लस अल्प हो जाएगा। ठीक है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त आ गया, यहाँ पर पर्याप्त आ जाए या कुछ आ जाए या लगभग आ जाए दोस्तों, तो इनमें आपका कौन सा क्रिया विशेषण होता है, ये परिमाणवाचक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिस कर्मधारय या पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुर प्लस आई, इसमें आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। कलत्र, दारा, योसा। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। एकता, विकीर्ण, संकीर्ण, अनेकता। तो दोस्तों एकता का विलोम तो अनेकता हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्तीर्ण हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एकत्र का विलोम जो हो जाएगा ये विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, मोती, दूध। तो दोस्तों अमृत का अनेकार्थक शब्द स्वर्ण हो जाएगा, दूध हो जाएगा और पारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोती। ठीक है, आगे देखिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, अर्धविराम। तो दोस्तों समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे देखिए, कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख, क, ड, ह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ह। ठीक है। इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय कौन सा है? समावेशी, अनुचित, प्रोत्साहन, प्रासंगिक। तो दोस्तों इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय हो जाएगा आपका समावेशी। ठीक है। चिकना गड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना गड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, चिकना चुपड़ा होना या मधुरभाषी होना। तो दोस्तों चिकना गड़ा होना मतलब किसी भी बात का कोई असर नहीं होना, यानी निर्लज होना, ऑप्शन बी। आगे देखिए, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1967, 1965, 1968, 1966। तो दोस्तों हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है ये आपका 1967 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का जो उल्लेख है दोस्तों राजभाषा के रूप में, वो कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 343 से लेकर 351 ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध शब्द आपका कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ये कथन सही है दोस्तों। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, तो दोस्तों निर्दोषी नहीं निर्दोष, तो ये गलत हो जाएगा। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, ये भी गलत हो जाएगा। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन देखना है दोस्तों। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, ये उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र वो पत्र होता है जिसमें आपको किसी अधिकारी को किसी चीज़ के बारे में याद दिलाना हो। अगर आपने पहले कोई पत्र भेज रखा हो, दोबारा से आपको उस चीज़ के बारे में याद दिलाना हो, तो वहाँ पर अर्धशासकीय पत्र भेजा जाता है। या आपको किसी का ध्यान आकर्षित करना हो, तब अर्धशासकीय पत्र भेजा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।